नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुर एजुकेशन में, जहां हम हर एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बंगाल में लागू होने वाली द्वैध शासन प्रणाली के बारे में। जैसा कि हमने आधुनिक भारत का इतिहास शुरू कर रखा था, उसमें हमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बात कर ली थी, हमने प्लासी के युद्ध के बारे में बात कर ली थी, हमने बक्सर के युद्ध के बारे में बात कर ली थी। तो उसी सिक्वेंस में आज बंगाल में लागू होने वाली है द्वैध शासन प्रणाली। हम इसका अर्थ समझेंगे और इसके क्यों लागू हुई है जानेंगे, इसके परिणाम क्या हुए, किसके द्वारा इसको लागू किया गया और कब इसका अंत हुआ, सभी बातें हम बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा और आपको समझ आएगा भी। ठीक है, तो बंगाल में लागू होने वाली द्वैध शासन प्रणाली का सबसे पहले हमें अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं ना, या कोई भी चीज़ आप कोई भी काम करते हो, सबसे पहले उसका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ आपके लिए आसान बन जाती है। ठीक है, तो हमारी ये कब लागू हुई थी? सबसे पहले ये हुई थी हमारी 1765 से, और इसका अंत हुआ था 1772 में। ठीक है, ये हमारी होगी एक महत्वपूर्ण बात। अब आते हैं हम इसके अर्थ के बारे में। ठीक है, तो और इसके अर्थ में हम जानेंगे कि द्वैध शासन प्रणाली का आखिर द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली यानी कि दो प्रकार का शासन। द्वैध शासन का अर्थ हो गया, यहाँ पर शब्द में ही अर्थ है दो प्रकार का शासन। ठीक है, शासन हमारा कितने प्रकार का होता था उस समय, और आज भी होता है दो प्रकार का। एक होते हैं हमारे प्रशासनिक काम, ठीक है, आप सभी को पता है। एक होते हैं हमारे प्रशासनिक काम, जिसको नहीं भी पता है अभी समझने वाले हैं। और एक होते हैं हमारे दीवानी काम। आपका फेवरेट वर्ड है दीवानी, है ना? ये वो वाली दीवानी नहीं है, दीवाना तेरा मैं तो, है ना? ये और कोई दीवानगी है दोस्तों, हम यहाँ चीज़ों को समझेंगे अभी। तो प्रशासनिक काम के अंदर, प्रशासनिक काम को उस समय 1765 में मुगलों के जब अंतर्गत हमारा देश था, तो उस समय प्रशासनिक काम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, जिसका हम निज़ामत कहते थे। क्या कहते हैं? निज़ामत। आपके ज्ञान के लिए भी बताता हूँ कि निज़ामत और प्रशासनिक दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और प्रशासनिक काम के अंतर्गत आते थे हमारे सेना, एक पुलिस, और जितने भी अन्य काम होते थे हमारे, वो प्रशासनिक काम के अंतर्गत आते थे। यानी कि प्रशासन से संबंधित जितने भी काम होते थे, किसी को कोई बात मनवानी है, किसी को कोई सज़ा देनी है, ठीक है, पुलिस क्या काम करेगी, सेना क्या काम करेगी, किसके साथ युद्ध करना है, तो ये सब काम हमारे प्रशासनिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान और क्या हो सकता है दोस्तों। और हम बात करेंगे दीवानी के बारे में। ठीक है, दीवानी, तो दीवानी के अंतर्गत क्या आता है? हमारे जितने भी कर से संबंधित काम, कर से संबंधित काम मतलब, कर से संबंधित कार्य का मतलब क्या है कि कर किस व्यक्ति के ऊपर कितना लगाना है, किसान के ऊपर कितना लगाना है, मजदूर के ऊपर कितना लगाना है, ठीक है, और छोटे किसान के ऊपर कर कितना लगाना है, बड़े किसान के ऊपर कितना लगाना है, माल ढोने वाले पे कर कितना लगाना है, माल उतारने वाले पर कर कितना लगाना है, दिहाड़ी मजदूर वाले पर कर कितना लगाना है। तो जितने भी हमारे कर से संबंधित काम हो गए, यानी कि जिसमें कर को डिसाइड करने वाले कि कर किस किस के ऊपर कितना लगाना है, उसको किस प्रकार से एकत्रित किया जाना है, तो वो सभी काम हमारे दीवानी के कार्य प्रशासन के अंतर्गत आ गए। तो प्रशासन की परिभाषा क्या हो गई कि प्रशासन, द्वैध शासन प्रणाली से हमारा अभिप्राय है दो प्रकार का शासन, जिसमें एक प्रशासनिक काम होते हैं और एक दीवानगी काम होते हैं। प्रशासन से हमारा अभिप्राय है जिसके अंदर पुलिस सेना से संबंधित काम हो गया, और दीवानगी से हमारा अभिप्राय है जिसके अंदर गत हमारा किसान, मजदूर इत्यादि जितने भी व्यक्ति हैं, उन पर जो कर लगाया जाता है, वो हमारा दीवानगी प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो समझ आ गया आपको यहाँ द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ, है ना? बहुत आसान शब्दों में दोस्तों हम यहाँ चीज़ों को समझेंगे, रटने वाला काम हम यहाँ नहीं करेंगे दोस्तों। रटने से ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि रटने से चीज़ें 5 मिनट तक याद तो हो जाती हैं। हमारी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है वो, मतलब कि, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको एक बार चीज़ पूरी समझ में आ जाए। 5 मिनट में याद तो आपको चीज़ें हो जाएंगी, 2 घंटे बाद आप दिमाग से निकल जाओगे। लेकिन हम यहाँ चीज़ों को एक कहानी बनाकर पूरी अच्छी तरह से चीज़ों को समझेंगे, तो आपको बहुत लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहेंगी। एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है सभी चीज़ें। ठीक है, तो द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ हमने यहाँ समझ लिया। अब हम
जानेंगे कि आखिर द्वैध शासन प्रणाली लागू क्यों की गई, आखिर क्या क्या कारण रहे, किसके द्वारा लागू की गई, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके जानेंगे पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि इसकी जानेंगे, यानी कि कोई भी बात होती है ना, कोई भी बात होती है आपकी ज़िंदगी से संबंधित, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। हम कोई भी मूवी देखते हैं ना, तो उसके मूवी के बनाने के पीछे कुछ कारण होते हैं, उसमें कुछ संदेश होते हैं। तो किसी भी बात के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। ये सभी आपको हर विषय में, हर टॉपिक पर जानना ज़रूरी है, जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं द्वैध शासन प्रणाली की पृष्ठभूमि के बारे में, या आखिर इसको लाने की कारण क्यों ज़रूरत पड़ी। कि द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ तो हमने समझ लिया है ना, तो हम जानेंगे ना कि आखिर ये है क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसको लागू किसके द्वारा किया गया। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके लिए वनडे एग्जाम जो आपके स्टेट वगैरह के होते हैं ये बना पड़ा है। लागू किसको किया गया, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और कब किया गया, इसको किया गया अपना 1765 में। और कहाँ किया गया, बंगाल में। 3 क्वेश्चन आपके तो बने रखे हैं दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया, कब किया गया, 1765 में। किसके द्वारा किया गया, बंगाल में। बंगाल में किया गया, अंग्रेजों द्वारा किया गया। और दूसरी तो बात है, उस समय अंग्रेज के बंगाल के नवाब कौन थे, निज़ामुद्दौला। देखिए क्वेश्चन किस तरह बन रहे हैं, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया, 1765 में किया गया, बंगाल में लागू किया, उसमें बंगाल के नवाब कौन थे, निज़ामुद्दौला थे, ठीक है। तो हम आते हैं इसकी पृष्ठभूमि। तो सबसे बड़ा इसमें क्या कारण होता है, हमने दोस्तों पिछली वीडियो में बात करी थी प्लासी और युद्ध के बारे में, बहुत विस्तारपूर्वक से हमने चीज़ों को समझाना था। तो इसमें एक युद्ध हुआ था हमारा 1757 में, 20 जून 1757 को एक हमारा युद्ध हुआ था। और वो हुआ था हमारा बक्सर का युद्ध, सॉरी दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था, अंग्रेज और उस समय जो बंगाल के नवाब थे हमारे सिजाउद्दौला। हमने सब चीज़ें यहाँ जान ली थी, लेकिन हम यहाँ संक्षेप में चीज़ों को समझेंगे। सिजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होता है और इसमें अंग्रेज़ों की हार हो जाती है। अंग्रेज़ों द्वारा एक कठपुतली नवाब बनाया जाता है, जो अंग्रेज़ों का एक मतलब लालो ना, एक मतलब जिसको हम कह देते हैं कि भाई वो तो उसका कुत्ता है, तो उस तरह का अंग्रेज़ों का एक नवाब होता है। उसका नाम था हमारा मीर जाफ़र खां, मीर जाफ़र, ठीक है। मीर जाफ़र द्वारा अंग्रेज़ों को नवाब जो नियुक्त किया जाता है। तो उसके बाद हमारा दूसरा युद्ध होता था, वो होता है हमारा अपना ये 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था हमारा। और ये कब हुआ था, ये हमारा 1764 को कहाँ हुआ था, ये हमारा बक्सर नामक जगह पर, जो हमारी कहाँ पड़ती है, हमारे बिहार में पड़ती है। तो बक्सर का युद्ध हमारा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें एक तरफ कौन थे, अंग्रेज, और एक तरफ थी हमारी संयुक्त सेना। तो संयुक्त सेना में कौन थे हमारी, एक थे हमारे सिजाउद्दौला हमारे जो समय अवध के नवाब थे। और दूसरी तरफ थे हमारे मीर कासिम कौन थे दोस्तों, मीर कासिम उस समय जो 1760 में नियुक्त किए गए थे अंग्रेजों द्वारा एक कठपुतली नवाब, ठीक है। और हमारे एक होते उस समय जो पूरे भारत के, जैसे आज के टाइम में हमारा देश का प्रधानमंत्री है जो, वो उसी समय पूरे भारत में जो मुग़ल बादशाह होते थे उस समय थे हमारे शाह आलम द्वितीय। तो उस समय हमारे भारत में थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो जब अंग्रेजों का बक्सर का युद्ध होता है तो उसमें संयुक्त सेना की हार हो जाती है, ठीक है, और अंग्रेज जीत जाते हैं। तो जब हारेंगे और जीतेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम होगा ना। तो उसके कुछ परिणाम हुआ, इसमें क्या हुआ, कुछ संधियां हुई, जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमारे सिजाउद्दौला जी के जहाँ जो संधि हुई थी उसके बारे में हम बात नहीं करने वाला है, क्योंकि हमने उसके बारे में बात कर ली थी हमारे बक्सर के युद्ध के बारे में। इसमें से एक महत्वपूर्ण संधि होती है तो जो हमारी वो होती है हमारी, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद की पहली संधि, ठीक है। इसमें एक तरफ कौन थे हमारे, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों की तरफ से, और दूसरी तरफ से हमारे कौन थे, दूसरी तरफ से हमारे अपना ये शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक संधि होती है, जिसको हम इलाहाबाद की संधि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से इतिहास पलटने वाला है। इसमें शाह आलम द्वितीय जी को बोल दिया जाता है कि आपको हम 25 लाख रुपए दे देते हैं, आपको हम 25 लाख रुपए देंगे और आप हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्या दे दीजिए, हम उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दीजिए।
यानी कि कर वगैरह इकट्ठा करने वाले जितने भी काम हैं वो आप हमें दे दीजिए। जो हमने बात आपने इसके द्वैध शासन प्रणाली के बारे में समझी थी, जिसमें हमने इसके अर्थ के बारे में, हमें दीवानी अधिकार के बारे में इसका अर्थ समझा था। तो इसमें क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जितने भी दीवानी अधिकार है वो अब किसके पास चले गए हैं, अंग्रेज़ों के पास चले गए हैं। अब आपको दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि भाई प्रशासनिक काम अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में क्यों नहीं लिया, ये बात भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ अंग्रेज़ों के पास क्या आ गए, हमारे दीवानी अधिकार। ये बन गई हमारी द्वैध शासन प्रणाली की पृष्ठभूमि। ठीक है, इसके पीछे के कारण बन गए हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों, अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र रचेंगे, क्योंकि अंग्रेज ने जब भी भारत में सत्ता स्थापित की है तो उसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र रचा है। अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो उस समय बंगाल के नवाब थे निजामुद्दौला जी, निजामुद्दौला जी को कहा कि देखो भाई बात ऐसे है, जो भी प्रशासन से संबंधित काम है, यानी कि जिसमें आ गई पुलिस वगैरह, सेना वगैरह, पुलिस सेना वगैरह, पूरे बंगाल की सिक्योरिटी वगैरह का जो काम है वो हमारा किसको, निजामुद्दौला जी को सौंप दिया। और अपने पास क्या रखा, अपने पास अंग्रेज़ों के पास क्या था, यहाँ पर अंग्रेज़ों के पास था हमारे जितने भी हमारे दीवानी काम थे, यानी कि जितने भी कर वगैरह इकट्ठा करने वाले काम थे, कर को अपने पास रखने वाले काम थे, वो अंग्रेज़ों ने अपने पास रखे। और प्रशासन से संबंधित जितने भी काम थे वो बंगाल के कठपुतली नवाब निजामुद्दौला जी को सौंप दिए अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ उस समय बंगाल में अपनी कर वगैरह इकट्ठे करना अपने पास क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ उस समय, अंग्रेज़ क्या है अब उस समय बंगाल में क्या है, उस समय बंगाल में बहुत ज़्यादा पैसा है। अंग्रेज़ों को ये था कि बंगाल से पूरा माल लूट खसोट करके ले जाएंगे हम अपने यूरोप में और अमीर बन जाएंगे। वास्तव में अंग्रेज़ों ने ऐसा किया भी है। जब मैं इतिहास पढ़ रहा था ना, 2 मिनट आपके लूँगा, तो मैंने उसमें ये चीज़ अनुभव की कि उस समय अंग्रेज़ भारत में आने के लिए तरस रहे हैं कि किसी तरह हम भारत में चले जाएं और अपना व्यापार कर लें। लेकिन आज उसका उल्ट हो रहा है। आज हम हमारे भारत देश के बहुत युवा जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम फॉरेन कंट्री चले जाएं, कोई आईलेट्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन मैंने ये बात अनुभव की है, आज से कुछ साल बाद अंग्रेज़ों ने भारत में आने के लिए बहुत जोर लगाया है। दोस्तों ये बात आप समझ लीजिएगा कि कभी ना कभी हमारा भारत देश सोने की चिड़िया रहा है। अंग्रेज़ों ने द्वैध शासन प्रणाली के द्वारा उसको कंगाल चिड़िया बनाने वाले हैं अभी हमारे सामने। चीज़ों को समझेंगे तो निजामुद्दौला जी को जो भी प्रशासन से संबंधित काम थे वो निजामुद्दौला जी को सौंप दिए और अंग्रेज़ों ने अपने पास दीवानी वगैरह इकट्ठा करने के काम रख लिए। क्यों रख लिए, ये आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। अब ये चीज़ हम समझने वाले हैं। तो जो द्वैध शासन प्रणाली थी हमारी, इसको लागू करने के क्या कारण थे, इसके कारण समझेंगे कि आखिरकार अंग्रेज़ों ने अपने पास प्रशासनिक काम क्यों नहीं रखे। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है, उस समय भारत में क्या थी, विविधता। उस समय भारत में धर्म, जाति, लिंग, स्त्री पुरुष इत्यादि के आधार पर बहुत ज़्यादा विविधता थी। यूरोप में ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ों को नहीं पता था कि भारत में किस प्रकार शासन करना है, कि भारत में इतने सारे धर्मों के लोग रहते हैं, इतने सारे जातियों के लोग रहते हैं, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई छोटे मोटे काम कर रहा है, तो उनके ऊपर किस प्रकार से शासन करना है। अंग्रेज़ों को अभी तक ये मालूम नहीं हुआ था। 1765 तक अंग्रेज़ों को मालूम नहीं था। अगर अंग्रेज़ अपनी प्रशासनिक सत्ता अपने हाथ में ले लेते तो वो क्या करते, अपना जो प्रशासन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते और उनका विरोध हो सकता था। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपने पास प्रशासनिक काम नहीं ली। दूसरी बड़ी बात थी कि ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। और प्राइवेट कंपनी का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। उनको क्या था, उनको इसलिए इन्होंने अंग्रेज़ों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका उद्देश्य था लाभ कमाना। वो प्रशासन के झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे। उनको पता था कि यदि हम प्रशासन के झंझट में पड़ेंगे, नंबर 1 तो हमारा टाइम ख़राब होगा, दूसरी बात हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी ख़राब होगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जो प्रशासनिक संबंधी काम है वो हम एक यहाँ के कठपुतली नवाब को दे देते हैं, वो करता रहेगा और हम जो है सिर्फ अपना पैसा वगैरह यहाँ से लूटते रहेंगे, क्योंकि पैसे के अधिकार हमें मिल गए हैं। और दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि किसी भी प्रशासन की रीढ़ की हड्डी पैसा होता है। पैसा यहाँ किसके हाथ में है, अंग्रेज़ों के हाथ में। और प्रशासन कौन संभाल रहे हैं, बंगाल के कठपुतली नवाब, जो अंग्रेज़ों का कठपुतली नवाब है। ठीक है,
तो प्रशासन में जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो किससे मांगनी पड़ेगी हर समय? हमारे बंगाल के नवाब को अंग्रेज़ों से अपनी मर्ज़ी से देंगे और अपनी मर्ज़ी से उसे काम करवाएंगे। तो प्रशासन की रीढ़ की हड्डी क्या है? पैसा। पैसा किसके पास है? अंग्रेज़ों के पास, ठीक है। और तीसरी बड़ी बात है कि उस समय भारत में विविधता थी, अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे। और एक क्या था, उस समय भारत में राजा महाराजा थे ना, जो के डर से, राजा महाराजा के डर से अंग्रेज़ों ने उस समय इस कारण जो है प्रशासन अपने हाथ में नहीं लिया, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये था कि हम भारत में व्यापार करने के लिए आए हैं। यदि हमने प्रशासन से संबंधित काम भी अपने हाथ में ले लिया तो भारत में एक संदेश चला जाएगा कि अब भारत में अंग्रेज़ व्यापार करने के साथ साथ प्रशासन करने के लिए भी आए हैं। और इसी बात को लेकर कहीं भारत के राजे महाराजे, यहाँ के लोग इकट्ठा ना हो जाए और हमारा विरोध ना कर दें, क्योंकि अभी उनके यहाँ पैर थोड़े पक्के नहीं हैं। जब उनके पैर पक्के होंगे ना तो वो प्रशासनिक काम भी अपने हाथ में ले लेंगे। वो हम आगे समझने वाले हैं जब इसके अंत के बारे में बात करेंगे। तो राजा महाराजा कहीं उनका विरोध ना कर दे, तो इस कारण अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक काम अपने हाथ में नहीं लिए, ठीक है। और चौथी जो बड़ी बात थी, अंग्रेज़ों ने इसके द्वारा भारतीयों का शोषण किया। अंग्रेज़ों ने इसके द्वारा भारतीयों का शोषण इस प्रकार किया कि अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों पर बहुत ज़्यादा कर लगाने थे। यदि वो प्रशासन अपने हाथ में ले लेते और कर लगाते तो लोग उनका विरोध करते, क्योंकि वहाँ पर कर वगैरह इकट्ठा करने का काम, कर इकट्ठा करने कौन जाते? अंग्रेज पुलिस जाती, अंग्रेज अधिकारी जाते। अभी कर इकट्ठा करने कौन जाएंगे? हमारे बंगाल के जो कठपुतली नवाब के जो नीचे अंडर काम करने वाले हैं वो कर इकट्ठा करने जाएंगे भारतीयों के पास। और भारतीयों से वो कर लेके किसको देंगे? अंग्रेज़ों को देंगे। अंग्रेज़ यहाँ पर भर भर के जो है झोलियाँ यूरोप ले जाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ यहाँ कर किधर लगातार बढ़ाएंगे। अभी डिस्कस करेंगे जब इसके परिणाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कहे गए इसके कुछ कारण, अंग्रेज़ों ने इसको आखिर लागू क्यों किया और अपने हाथ में प्रशासनिक सत्ता क्यों नहीं ली, ये सब बातें हमने आज यहाँ पर समझ ली हैं। तो हम जानेंगे अब इसके परिणाम के बारे में, क्योंकि कोई भी व्यवस्था लागू होती है ना तो उसके परिणाम तो ज़रूर होते हैं दोस्तों। यदि आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं ना हमारे साथ, तो उसके परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आप चीज़ों को यहाँ पर बहुत विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं। 5 मिनट वाला काम हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। यदि आप कई 4 व्यक्तियों में खड़े होकर द्वैध शासन प्रणाली के बारे में बात करोगे तो आपको झट से बताएंगे ये कारण थे, ये अर्थ था। और कोई जिसने ऊपर से पढ़ा है वो क्या करेगा? इसकी डेट याद कर लेगा, किसने लागू किया, कब खत्म की, ये 2 चीज़ें याद करके खत्म। पर लेकिन यहाँ आपको 10-15 मिनट में आप उसको पूरा समझाओगे, अच्छा भाई ये था, ठीक है। अब इसके परिणाम क्या हुए? एक तो इसका सबसे बड़ा परिणाम हुआ जो हमारे उस समय के किसान थे, किसानों पर सबसे ज़्यादा शोषण। किसानों पर सबसे ज़्यादा शोषण क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज़ों ने भर भर के टैक्स बढ़ाया। और टैक्स इकट्ठा कौन करने जा रहे थे? हमारे अधिकारी, यानी कि जो प्रशासन के काम करने वाले थे। और प्रशासन का काम कौन किसके अंडर कर रहे थे? ये जो हमारे उस समय नवाब के अंतर्गत। और नवाब किसके अंतर्गत काम कर रहा था? हमारे अंग्रेज़ों के अंतर्गत। अंग्रेज क्या कर रहे थे? कर की दर बढ़ा रहे थे। अंग्रेज कर की लगातार दर बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं नवाब को कि भाई भाई ऐसा करो, हमें तो क्या चाहिए? कर चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए। अब नवाब किसको? प्रशासन पुलिस को देगा, जो कर वगैरह इकट्ठा करने, इनको आदेश देगा कि भाई जाओ किसके पास? किसानों के पास, व्यापारियों के पास, मज़दूरों के पास जाओ और उनसे कर इकट्ठा करो, ठीक है। और पुलिस इनके पास जाएगी, जो उस समय भारत के लोग होते थे प्रशासन में भी, ठीक है। पुलिस इनके पास जाएगी, इनको बोलेगी कि हमें कर दो, हमें पैसा दो, और इनके ऊपर पूरा बोझ पड़ेगा। लेकिन किसान व्यापारी यहाँ सोच रहे हैं कि ये जो कर है ये तो हमारे बंगाल के नवाब लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ये बढ़ा रहे हैं। इनको बेचारे को क्या पता, ये भी बेचारे क्या कर देते हैं, जितना इनसे होता है दे देते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कर बढ़ जाता है किसानों का, अंग्रेज यहाँ पर सिर्फ पैसा लेने के लिए आए थे हैं। इसके माध्यम से इसको कठपुतली निभाकर नवाब को और इसके प्रशासन के माध्यम से अंग्रेज किसानों का, व्यापारियों का, बड़े बड़े सबसे छोटे जो भी उस समय व्यापारी किसान होते थे उनका शोषण कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा किसानों पर इसकी मार पड़ी। उस समय किसानों ने क्या किया? किसानों ने उस समय आत्महत्या शुरू करनी कर दी, क्योंकि खेत में कितना उगेगा?
यदि खेत में 100 रुपये का माल उग रहा है और 95 रुपये अंग्रेज़ों ने ले लिए, 5 रुपये किसान के पास बचे, तो वो उसमें क्या परिवार का पाल पोषण करेगा, क्या खेत में बीज डालेगा। इस तरह अंग्रेज़ों ने किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया द्वैध शासन प्रणाली से। और तीसरी जो बात है, उस समय जो भारत में मजदूर किसान थे, उन्होंने क्या किया, पलायन शुरू करना। पलायन से हमारा मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह ना जाना शुरू कर दिया। उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया, वहाँ जाना शुरू कर दिया, ताकि हम यहाँ अंग्रेज़ों के शोषण से बच सके। देखिए कितना शोषण यहाँ पर अंग्रेज भारतीयों का कर रहे हैं, अपने लालच के लिए, अपने कुछ पैसों के लिए। और आज अंग्रेज़ जो हैं, ब्रिटेन वगैरह जो है ना, अमेरिका वगैरह में जो अंग्रेज बैठे हैं, दूसरों को देश देश से फिरते हैं, ये करो वो करो। और आपने क्या किया भाई, आपने तो हमारे देश को लूटा है ना। ये बात भाई अंग्रेज़ों को बतानी पड़ेगी हमें इसके माध्यम से, ठीक है, हर भारतीय को बतानी पड़ेगी कि अंग्रेज़ों ने किस तरह भारत को लूटा। और दोस्तों आज भी हमारे पास समय है, हम अपने देश को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, अपने इतिहास को पढ़कर और उससे सीख कर कुछ, ठीक है। तो ये इसके कुछ परिणाम रहे हैं और हमने इसके कारण भी जाने थे कि आखिर इसको लागू क्यों किया गया। क्योंकि भारत में उस समय विविधता बहुत ज़्यादा थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रशासन की हाथ नवाब के हाथ में दे रखी थी। इसके माध्यम से वो कर इकट्ठा करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यदि हम कर इकट्ठा करेंगे भारतीयों से तो कहीं वो हमारा विरोध ना कर दें। और कर अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया, किसानों का, मजदूरों का इसमें बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। और सबसे जो बड़ी बात है इसमें, हमारे यहाँ से अंग्रेज़ों ने कुटीर उद्योग उस समय समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी देश की, कुटीर उद्योग से हमारा मतलब अभिप्राय है जो उस समय छोटे छोटे उद्योग थे। जब किसानों का शोषण होगा, किसान खेत में कुछ नहीं उगाएगा। और कुटीर उद्योगों को क्या जरूरत थी उस समय, कच्चे माल की जरूरत। कच्चे माल तो आएगा नहीं तो कुटीर उद्योग अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उस समय हमारे हर घर में छोटे छोटे उद्योग होते थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज भी आप गांव से जितने मेरे दोस्त बिलोंग करते हैं, आप देखना गांव में लेडीज़ जो होती है ना, वो क्या करती हैं, ऐसे ना, मतलब इनको क्रोसिया बोलते हैं गांव में, आपके वहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, ऐसे से 2 सुए से होते हैं और उस पर ऊन लेके उससे मतलब कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, स्वेटर वगैरह, टोपी वगैरह, और भी घर के कुछ है ना सजावट के थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं। ऐसे ही मेरी माता ने थोड़े दिन पहले अभी सर्दियों में एक टोपी बनाई थी, और क्या कमाल थी भाई वो टोपी, उस पर डिज़ाइन पता नहीं क्या कमाल था। हमारी माता ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और गांव में जितनी भी औरतें पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो ऐसे छोटे मोटे काम करते रहती हैं, ऐसे माटी से कभी कुछ बना देंगी। तो वो टोपी बनाई, मैंने उस पर कलाकारी देखी, मैं कहा मम्मी आपने कहीं से सीखी? नहीं, कह रही हमारे घर में पहले सब करते थे। लेकिन आज भी कुटीर उद्योगों वाली जो शक्ति है वो आज भी भारतीय महिलाओं में कहीं ना कहीं जिंदा है, भारत के लोगों में आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। बस हमने इसको समझा नहीं टाइम पे, और यदि हम आज भी इसको समझ लेते हैं तो हम चीन से आगे जरूर जा सकते हैं। चीन ने अपने कुटीर उद्योगों को बहुत सहारा दिया है, हमने उसको तोड़ने का काम किया है। अंग्रेजों ने यहाँ पर से द्वैध शासन प्रणाली से कुटीर उद्योगों को ख़त्म करने का काम किया है, ठीक है। तो आगे क्या होता है, अब ये सारी प्रणाली लागू हो जाती है और इसमें आपको 2 महत्वपूर्ण बातें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस समय जो दीवानी जो कर वगैरह इकट्ठा करने का काम थे, वो एक हमारे उड़ीसा था और एक हमारा बिहार था और एक हमारा बंगाल था, ठीक है। एक हमारा उड़ीसा था, एक हमारा, एक मिनट दोस्तों, सॉरी पानी पी लेता हूँ। तो उस समय हमारे उड़ीसा में राय दुर्लभ उस समय उड़ीसा में जो है अंग्रेज़ों की तरफ से भारत में प्रशासनिक तरीके से जो है कर इकट्ठा किया करते थे उड़ीसा में, ठीक है। और एक थे हमारे राजा सिताब राय, जो हमारे बिहार में कर इकट्ठा करने का काम किया करते थे। और एक थे हमारे बंगाल में जिसका नाम था मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां हमारे बंगाल में कर इकट्ठा किया करते थे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि वे भारतीयों को कर इकट्ठा करने के लिए क्यों रखा जा रहा है अंग्रेज़ों द्वारा। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि जो है भारत को, लोगों को लगे कि अभी भी जो है अंग्रेज भारत में कर बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, हमारे भारत के नवाब कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने बंगाल में कर इकट्ठा करने के लिए 3 बंदों की नियुक्ति करी। एक तो उड़ीसा में किसको रखा भाई, राय दुर्लभ को, कि आपने हमें कर इकट्ठा करना देना है, सारा
वगैरह और हम आपको कुछ सैलरी देंगे। ऐसे ही बिहार में राजा सिताब राय को, बंगाल में मोहम्मद रजा खां को। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि लेकिन उड़ीसा में अंग्रेजों ने द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत किसको कर इकट्ठा करने के लिए रखा, तो वो थे हमारे राय दुर्लभ। और बिहार में यदि पूछा जाए तो वो थे हमारे राजा सिताब राय, और बंगाल में पूछा जाए तो वो थे हमारे मोहम्मद रजा खां। ये एग्ज़ाम के बीच में से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इनको जरूर से समझिएगा। एक क्वेश्चन की मत टेंशन मत लीजिए, मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कि हमारे हर टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन यदि आप यहाँ चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपके लिए इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आपको ना बराबर छूटेगा। ये मेरी दोस्तों पूरी आपसे उम्मीद रहेगी, ठीक है। और आगे हमारा अब आता है कि आखिर इसको ख़त्म कब किया जाएगा और क्यों किया जाएगा। हम यहाँ अब चीज़ को समझेंगे, इसके ख़त्म होने के कारण। हमने लागू होने के कारण भी समझ लिया, हमें इसकी पृष्ठभूमि समझ ली, इसको लागू क्यों किया गया, इसके हमने परिणाम भी समझ लिए, इसके हमने कारण भी समझ लिए, हर सब चीज़ें समझ ली। अब इसको समझेंगे इसका अंत कैसे हुआ। अंत खत्म होने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अंग्रेज़ों ने 1765 से लेकर 1772 के बीच एक गड़बड़ की। अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों के मन में लालच आया कि यार चलो दीवानी अधिकार तो हम संभाल रहे हैं, क्यों ना हम कैसा भी करके प्रशासनिक तरीका थोड़ा सा अपने हाथ में ले ले। तो उस समय अंग्रेज़ों ने एक जो क्या किया, हमारे प्रशासनिक काम में जो समय बंगाल के नवाब कर रहे थे और दीवानी काम हमारे कौन कर रहे थे, अंग्रेज़। तो अंग्रेज़ों ने किया कि प्रशासन में एक पद बनाया, क्योंकि सारा काम यहाँ पर अब अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे बक्सर और प्लासी के युद्ध से अब बंगाल में पूरी विजय प्राप्त कर ली थी। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक नायाब सूबेदार का पद नियुक्त किया, यानी कि एक पोस्ट बनाई, और वहाँ पर एक बंदे की नियुक्ति की जिसका नाम था मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां की वहाँ पर नियुक्ति की, और इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है दोस्तों, इसकी नियुक्ति अंग्रेज कर रहे हैं। लेकिन ये काम किसके अंतर्गत कर रहा है, प्रत्यक्ष तरीके से ये किस कर रहा है, बंगाल के नवाब के अंतर्गत। प्रशासन में काम बंगाल के नवाब के अंतर्गत, और नवाब को बोल दिया गया कि आपका जितना भी प्रशासन का काम है ना दोस्तों, वो देखेंगे मोहम्मद रजा खां, और इसकी नियुक्ति कौन कर रहे हैं, अंग्रेज। तो भाई आप एक बात बताओ, इसकी नियुक्ति अगर अंग्रेज कर रहे हैं, इसको सैलरी वगैरह अंग्रेज डिसाइड कर रहे हैं, तो ये कुत्ता किसका होगा, सॉरी दोस्तों, मतलब ये काम किसके अंतर्गत करेगा, तो अंग्रेज़ों के अंतर्गत करेगा। इस बंदे ने अंग्रेज़ों के अंतर्गत काम किया, और प्रशासन के माध्यम से अंग्रेज़ों ने इसको यूज़ किया, और इसके माध्यम से अंग्रेज़ों ने जो बंगाल की उस समय जनता थी, किसान व्यापारी थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए मोहम्मद रजा खां के माध्यम से। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा शोषण किया। अब उत्तरदायित्व सारा किसके पास है, यहाँ पर अपना नवाब के पास, लेकिन शक्ति किसके पास है, हमारी अंग्रेज़ों के पास। अंग्रेज़ों ने शक्ति अपने पास रख ली, और नवाब को यहाँ पर एक कठपुतली बना दिया पूरा का पूरा। और निज़ाम-उद-दौला जी बड़े दुखी हुए कि मेरे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर प्रशासनिक सत्ता का एक मतलब जो 90% हिस्सा है वो अपने हाथ में अब ले लिया है, ठीक है। ये अंग्रेज़ों ने बीच में चाल चली। तो हम अब जानेंगे इसके अंत के बारे में। ये दोस्तों छोटा सा पॉइंट था, इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि अंग्रेज़ों द्वारा किसको बंगाल में नायब सूबेदार के पद पर रखा गया, तो वो थे हमारे मोहम्मद रजा खां, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर इसका अंत क्यों किया गया, इसके अंत के बारे में जानेंगे हम, क्योंकि किसी भी चीज़ का अंत तो होना ज़रूरी है। आखिर 1947 में यहाँ से अंग्रेज भी गए हैं। तो सबसे बड़ा कारण होता है इसको अंत करने के लिए कौन आते हैं, उस समय बंगाल में नए गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं अंग्रेज़ों द्वारा। तो वो थे हमारे वारेन हेस्टिंग एक जो उस समय बंगाल में नियुक्त किए जाते हैं अंग्रेज़ों द्वारा, क्या थे, हमारे बंगाल के नवाब थे। तो बंगाल के नवाब बंगाल के गवर्नर थे अंग्रेज़ों द्वारा। नवाब तो उसमें निज़ाम-उद-दौला जी थे ना। तो जब ये वारेन हेस्टिंग जी बंगाल में पहुंचते हैं तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भी जो द्वैध शासन प्रणाली है ना, हमारी द्वैध शासन प्रणाली, डबल गवर्नमेंट सिस्टम, तो भाई ये क्या है, ये जो है एक मतलब सही नहीं है, ये गलत है। इसको गलत क्यों कहा इसने, इसको देखिए दोस्तों, इसने गलत कहा और ये इसका अंत करेगा।
इसका अंत करने वाला है ये द्वैध शासन प्रणाली का। लेकिन इसके पीछे इसका और कुछ कारण था, इसका लालच कुछ और था। इसने अब ये देख लिया था कि अंग्रेज जो है अब भारत में विविधता के बारे में भी जान चुके हैं, ये भी जान चुके हैं कि किसके ऊपर किस तरह से कानून लागू करना है, कब हमने सेना का सख्ती से प्रयोग करना है, कब हमने सेना को थोड़ा ढीला छोड़ना है। सभी बातें अंग्रेज जान चुके थे। 1765 से पहले अंग्रेजों को थोड़ा ज़्यादा ज्ञान नहीं था भारतीयों के बारे में, और 1765 से लेके 1772 तक अंग्रेजों को ये ज्ञान हो गया था कि बंगाल में किस तरह से शासन करना है, कब कितना कर बढ़ाना है, किस तरह किसका शोषण करना है, किसको किस तरह काबू में करना है। तो अंग्रेज अब यहाँ पर सीधे तौर पर प्रशासनिक सत्ता अपने हाथ में लेने वाले हैं और बंगाल के नवाब को कहेंगे भाई आप साइड में हो जाओ, आपकी पोस्ट अब यहाँ से खत्म, प्रशासनिक तरीका भी हम संभालेंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स जी जब 1772 में यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके द्वारा इस प्रणाली को खत्म किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जाम में कि द्वैध शासन प्रणाली का अंत किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। कब किया गया? 1772 में। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने इसको गलत साबित किया, लेकिन इसके पीछे मंशा कुछ और थी। उनकी मंशा थी कि हम प्रशासन का काम भी हम देखेंगे, ठीक है। और इसका अंत करने के लिए एक जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट बनाया जाता है जिसके हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही विस्तार पूर्वक से, हम करेंगे पॉलिटी जब हम शुरू करेंगे। तो आज हमने द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ जाना, कारण जाने, परिणाम जाने, किसने लागू की, क्यों लागू की, कब की गई 1765 में, कब इसका अंत हुआ 1772 में, इसको लागू रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया, इसका अंत किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। कौन कौन सा जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों ने इस प्रणाली को पूरी तरह लागू किया। तो ये थी हमारी आज की द्वैध शासन प्रणाली। हमें यहाँ के कारण जाने, समझे दोस्तों, चीज़ों को समझिएगा, रटिएगा नहीं। 5 मिनट वाला काम ज़िंदगी में कभी सफल नहीं करेगा, खासकर पढ़ाई के मामले में। और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो आसान काम है वो है पढ़ाई दोस्तों, क्योंकि आपने सिर्फ एक सीट पर बैठना है और पढ़ाई करनी है। यदि आपके पास दिन में समय नहीं है तो रात में ज़रूर पढ़िए, चीज़ों को समझिए। क्योंकि इतिहास आपको क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि हम इतिहास से कुछ सीख सकें। आपके गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? ताकि यदि आप कहीं अधिकारी बनते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बनते हो, आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आपको इस तरह से कोई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तरीके से आपका शोषण कर रहा है, तो उससे हमें किस तरह से निपटना है। ये चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम की पढ़ाई कोई वैसे नहीं है दोस्तों, ये हमें इंसान बनाती है, हमें 4 व्यक्तियों में बात करने लायक बनाती है। तो जरूर से आप चीज़ों को समझिए, हमारे साथ बने रहिए। बहुत ज़्यादा हम पॉलिटी भी शुरू करने वाले हैं, चीज़ों को हम यहाँ पूरी तरह से समझेंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों के साथ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी स्टडी की रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।